नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बाल विकास की बात करेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास है दोस्तों। यह आज का दोस्तों पार्ट नंबर 9 है, यानी भाग 9 है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। हमारा टारगेट है, आप लोगों का टारगेट है 30 ऑफ 30। साथ ही साथ फ्री नोट्स एवं PDF फाइल आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दी जाती है। तो ये रहा दोस्तों पार्ट 9, और प्रत्येक पार्ट पर हम 30 आपके बाल विकास और पेडागोजी यानी कंसेप्ट क्वेश्चन लाते हैं। और इसके पिछले पार्ट देखने के लिए यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, फटाफट। पहला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है, यह कथन किसका है दोस्तों। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं। यह कथन होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पाइकर तथा इरविन का कथन है। बहुत से बच्चे दोस्तों ये कमेंट करते हैं कि क्या यह वर्ग 3 यानी कि MPTT के लिए यह आपके पेडागोजी है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपका लेवल जो है अब वो लेवल नहीं रह गया। संविदा जो वर्ग 3 2012 में पेपर हुआ था, उसकी पेडागोजी के मुकाबले 60% से अधिक आपको टफ कंपटीशन है। 60 to 80% टफ कंपटीशन रहने वाला है। आप लोग सभी लोग जान लीजिए। तो क्वेश्चन हाई लेवल के ही आने वाले हैं, जैसे वर्ग 2 में आते हैं वैसे ही प्रश्न आएंगे। और बाकी सेट 8 UP टेट वाले तो सभी लोग जानते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है। क्या भाषा दोष, यहाँ पे जो आपको पता होगा पेडागोजी में भाषा दोष होते हैं, शिक्षण शास्त्र में भाषा दोष होते हैं, तो इसमें से एक भाषा दोष नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना यह कोई भाषा दोष नहीं कहलाता है। और ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना यह भाषा दोष है। ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना भी भाषा दोष है। और ध्वनि में पुनरावृत्ति होना भी भाषा दोष है। लेकिन ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना यह भाषा दोष नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और शिक्षण शास्त्र में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। जी हाँ, जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक माने जाते हैं, और ये है भी थे। तो इनमें से कौन सा कथन इन सिद्धांत के अनुरूप है। जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के समर्थक आपके थॉर्नडाइक थे, तो इनके जो कथन है सिद्धांत के अनुरूप है, तो वह कथन हो जाएगा। आइए राइट आंसर देख लेते हैं। तो इनके सिद्धांत के अनुरूप जो कथन है, पहला ऑप्शन है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। और प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे। क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। जी हाँ, क्रिस्टलाइज संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्रिस्टलाइज संबंधित है। शायद बहुत से भाई बहन, बहुत से शिक्षक बंधु पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो क्रिस्टलाइज किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह होता है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक समान योग्यता है। जी हाँ, क्रिस्टलाइज संबंधित है, ये एक अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक समान योग्यता है आपकी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। कौन सा कारण दोस्तों सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, शिक्षार्थियों के शारीरिक शक्ति में अंतर। तो कौन सा कारण दोस्तों सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। जी हाँ, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ला रहे हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं संभव हो सकता। पहले हम बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा संभव क्या है, यह संभव क्या हो सकता है।
तो बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार हो सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ये हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। और प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा पर संभव हो सकता है। लेकिन जो बात प्रश्न यह पूछा जा रहा है जो संभव नहीं हो सकता है, वह सी ऑप्शन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक पर प्रतिकूल रूप से नहीं देखा जा सकता। प्रतिकूल रूप यानी कि समझ गए हो कि अलग अलग रूपों में नहीं देखा जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा समान रूपों से देखा जाएगा, सभी बच्चों को समान रूप से माना जाएगा। यह आपके बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों। तो जो संभव नहीं है, सी ऑप्शन है, यह संभव नहीं हो सकता बाल केंद्रित शिक्षा में। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिगम पर व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। तो अधिगम पर व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव दोस्तों आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। कई सारे बच्चे पूर्व बाल्यावस्था टिक करते हैं, बाल्यावस्था पर या किशोरावस्था। तो दोस्तों जो अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव जो है आपका संपूर्ण जीवन पड़ता है। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। जी हाँ, बाल विकास एंड और शिक्षण शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चनों का कम्बिनेशन किया गया, सिलेक्शन किया गया है। आपके 500 दोस्तों क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चन आपके कम्बिनेशन किया गया है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी जल्द से जल्दी स्टार्ट करेंगे, फिर आपको वहाँ पे स्कोर बताएंगे कि आप लोग कमेंट के द्वारा कि आप लोग इस 30 में से कितना कर पा रहे हैं। वहाँ पे 15 प्रश्न बाल विकास के रहेंगे, 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के रहेंगे। तो इस वीडियो पे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर जो पड़ने वाला प्रभाव होता है, लैंगिक भेदभाव के कारण वह होता है उनका मन जो है स्कूल जाने के लिए नहीं करता। लैंगिक भेदभाव के कारण जो छात्राओं की मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों यही पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। मेरे सभी प्यारे मित्रों, सभी शिक्षक बंधुओं, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। और आइए प्रश्न को समझते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। पहले बात आती है जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक, उनकी समस्या कौन कौन सी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। उनकी समस्याएं दोस्तों, जी हाँ, उनकी समस्याएं जानना बहुत जरूरी होता है। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या होती है सीमित संप्रेषण होता है, आत्मविश्वास में कमी होती है, धीमी गति से सीखना। BCD ये ऑप्शन मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या है। और जो समस्या नहीं है, असफलता का भय न होना, यह मानसिक पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न भी आ चुका है और प्रश्न बहुत ही उम्दा लाजवाब प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बच्चा है, आपकी कक्षा का बालक या बालिका है, किसी समस्या को अगर समझने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। तो क्या कहना चाहिए कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। जी हाँ, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और पेडागॉजी वही प्रश्न होता है जो बेस्ट ऑप्शन होता है, वो सबसे डिफरेंट होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। शिक्षण शास्त्र को प्रश्न देखेंगे, जो सबसे डिफरेंट होगा वही आंसर होता है, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः जो है निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों पर सबसे बड़ी खामी क्या होती है। तो सबसे बड़ी जो खामी होती है यही होती है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। विश्वसनीयता की कमी ऐसे होती है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे को अगर 4 नंबर का पूर्णांक है तो किसी को 3 दिया जाता है, किसी को 2 दिया जाता है, किसी को 4 में 4 दे दिया जाता है। यहाँ पर अभी क्या है, विश्वसनीयता की कमी होती है, क्योंकि 4 में 4 सभी को नहीं मिलता है। अब यह शिक्षक को कितना विश्वास है उसके लिखे हुए कि यह सही लिखा है, उसके आधार पर उसको क्या है अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या वस्तुनिष्ठता का कमी होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वह सबसे बड़ी खामी यही होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। जी हाँ, जरूर आपकी नियुक्त होगी, आप एक सरकारी सीट जरूर मिलेगी दोस्तों। ये आप माँ सरस्वती की वंदना है और उनका आशीर्वाद है सभी भाई बहनों का। तो आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, तो आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा? आप एक शिक्षक के रूप में यानी कि विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त होकर विद्यालय में जाते हैं, पहली बार जाते हैं, तो आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? तो पेडागॉजी कहती है अगर आप किसके चुनाव करेंगे? शिक्षा का चुनाव करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं दोस्तों और शिक्षा देने जा रहे हैं, तो शिक्षा का चुनाव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे यह दोस्तों पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया है, यानी एक कथन गलत दिया है। मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में कथन दिए गए हैं, 4 कथन है, जिसमें से एक कथन आपका गलत है, और वह कथन कौन सा है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गलत क्या कथन है आइए देख लेते हैं। मनोविज्ञान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में वीडियो पॉज कर आप लोग सभी कथन आराम से पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली आंसर बताता हूं। गलत कथन आपका किसमें शिक्षार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। देखिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें जो शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, यह कथन असत्य दिया है। सत्य क्या है दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और व्यापक संगठक के विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, ये भी सही है। तीसरा कथन यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है। और चौथा कथन भी है कि इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग जो है क्या है, अनौपचारिक रूप से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण शास्त्र का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्दा लाजवाब प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि क्या? यदि क्या करें? यदि क्या हम करें कि आपकी कक्षा में या हमारी कक्षा में अधिगम की गति तेज हो सके, तो यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ शिक्षक बंधुओं, अगर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, ये पहला ऑप्शन बेस्ट पेडागॉजी का, बेस्ट शिक्षण शास्त्र का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप अपनी कक्षा में अधिगम गति तेज करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बालक में रुचि जागृत करने के लिए, विद्यालय में रुचि करने के लिए, उसकी रुचि बढ़ाने के लिए कि विद्यालय में बच्चा जाए, विद्यालय में रहे, वहाँ का सीखे, कक्षा कक्ष की चारों तरफ की जो उनका आकलन है, मनो आकलन है, उनको ग्रहण करे। तो बालक की रुचि जो है विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए कि विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। जी हाँ, बेस्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बालक की रुचि बढ़ाना है विद्यालय में, तो विद्यालय का वातावरण बालक के अनुरूप बनाना चाहिए और किया भी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, समझिएगा, इस प्रकार के प्रश्न 1-2 प्रश्न आते हैं, आपको लगेंगे बहुत बड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? समझिएगा, एक बार और स्टडी करता हूं दोस्तों, सभी शिक्षक बंधुओं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है। तो यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जी हाँ, जो यह आपका सिद्धांत है कि अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है, तो यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा है और यह सी टेट, यूपी टेट बहुत बार आया है, तो एमपी टेट में पूछे जाने की चांसेज हैं दोस्तों।
कि आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। तो उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति में वह तरीका क्या बेहतर होना चाहिए? बहुत ही समझने वाली दोस्तों, यह प्रश्न समझने वाली बात है, क्वेश्चन समझने वाली बात है, और ऐसा होता है। इसलिए शिक्षण शास्त्र में ऐसे प्रश्न लाए जाते हैं कि जो छात्र होते हैं उनको आप शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर बैठने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं, कुछ छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं। जो छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं परंतु आपकी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता, कि इस स्थिति में आप क्या करेंगे? शिक्षक होने के नाते सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? तरीका आपके 4 सामने दिए गए हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होगा वह होगा बी ऑप्शन। आइए पढ़ते हैं क्या तरीका है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करें और समस्या की चर्चा करनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन यहीं पर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों, शिक्षण शास्त्र बाल विकास के प्रश्न है, समझने वाली बात है, हर प्रश्न समझने वाली बात है कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? जब बच्चा किशोर अवस्था में स्वयं परिपक्व हो जाता है इन सभी निर्णय लेने के लिए, तो वह किस विकास को कहते हैं? तो वह विकास आपकी कहलाती है संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा विकास आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है किशोर अवस्था के बच्चों को, किशोरावस्था के बच्चों में। अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के लिए विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण क्या है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? तो उसका व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है उसकी विशिष्ट योग्यता। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिक्षण शास्त्र में ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपने अभी तक भी शिक्षक में आपकी नियुक्त नहीं हो पाई है, तो इस बार पक्का होगी, सिलेक्शन पक्का होगा। सही टाइम पर सही जगह पर आए हैं, सही शिक्षा जगत के चैनल पर आए हैं। और हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उन्हीं पर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चे के साथी समूह पर। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करती है। और अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। क्या महत्व नहीं है? जो संवेग होते हैं शिक्षा में तो महत्व नहीं है। कौन सा महत्व नहीं है? तो आइए देख लेते हैं जो महत्व नहीं होता है दोस्तों। देखिए, शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, यह संवेगों में शिक्षा का महत्व होता है। लेकिन जो नहीं होता है, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, यह संवेगों का शिक्षा का महत्व नहीं होता। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में और शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में ये जो है आपका संवेगों शिक्षा का महत्व होता है। जैसे आपके संवेग होगा तो बालक असभ्य बनेंगे, अच्छे होंगे, और बुरे होंगे तो क्या है? असभ्य बनेगा, अच्छे होंगे तो शिष्ट बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा यही जा रहा है, सबसे अच्छा प्रश्न है, बेस्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ शिक्षक बंधुओं, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है प्यारे मित्रों? सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। जी हाँ, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुशासन की भावना का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, सीखने में ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है, बस सिंपल से क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन और रह गए हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो 30 क्वेश्चन का रहता है, क्योंकि बेस्ट 30 ऑफ 30 हमारा टारगेट है दोस्तों। प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है।
जो निचली कक्षाएं होती हैं उनमें जो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण होता है, निचली कक्षाओं के शिक्षण की जो खेल पद्धतियां होती हैं मूल रूप से आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती हैं? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों यही पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, ध्यान देंगे। और सभी प्रश्न अगर समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार दिल से लाइक कीजिएगा और आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला संपूर्ण घटक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी कक्ष में, किसी भी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। तो किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक जो होता है कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखेंगे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं, इन कंसेप्ट से प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। तो समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है समावेशन। जी हाँ, समावेशी शिक्षा, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है समावेशन होगा। तो नाम से ही क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, बस हमें समझने की बात होती है, हम समझदार बने। और ये समझदारी कैसे आती है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर प्लेटफॉर्म में आए हैं। आज बहुत अच्छा है, जितने भी भाई बहन पहली बार शिक्षक बंधु जुड़े हैं तो विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। बेस्ट तैयारी होगी, वो दिन दूर नहीं जहाँ एक आपकी सरकारी सीट होगी और एक आप अध्यापक के तौर पर बच्चों के अपने जो गुण हैं, अपना जो ज्ञान है वो बांट रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। यानी गणित से संबंधित समस्याएं किससे ग्रसित बालक प्रदर्शित करता है? अफेजिया से, डिस्कैल्कुलिया से, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से। तो गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है, किससे ग्रसित बालक होगा? तो सभी का आंसर जानते हैं, डिस्कैल्कुलिया। जी हाँ, गणित से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं तो वह डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित होगा बालक। सभी लोग जानते हैं डिस्कैल्कुलिया से, यानी कि गणना संबंधी जो भी बात आती है, अक्षमताएं होती हैं या गणित से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, गणना संबंधी समस्याएं होती हैं, वो बच्चा जो है बालक डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित होता है, ग्रस्त होता है। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, एक बार वीडियो को ध्यान से स्टडी करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न सिंपल सा है, समझने वाली बात है कि बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं, समझेंगे। बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामितीय चित्रों आदि का प्रयोग होता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामितीय चित्रों आदि का प्रयोग होता है। क्या होता है? शाब्दिक होता है, व्यक्तित्व होता है, या आठ शाब्दिक होता है, या सामूहिक होता है। तो बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण है जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव, ज्यामितीय आदि चित्रों का प्रयोग होता है। तो क्या होता है? आठ शाब्दिक होता है। कैसे होता है भैया? आठ अशाब्दिक होता है, आठ अशाब्दिक प्रयोग होता है। तो ये सभी क्या कहलाएगा? आठ अशाब्दिक कहलाएगा। प्रश्न शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि आप पहली बार तैयारी करें, इतनी अच्छी तैयारी आप पहली बार कर रहे होंगे। आप दिमाग में जोड़ दीजिए, अभी तक आपने जिंदगी में, लाइफ में इतनी क्या तैयारी की है? इतने सारे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन, इतना कंसेप्ट अच्छा स्टडी किया है? नहीं किया है तो एक बार जय हिंद वंदे मातरम बोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन ही नहीं है दोस्तों? तो वह ऑप्शन है आपका शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना, यह आकलन प्रयोजन नहीं है। तो आकलन प्रयोजन है कौन? शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के आकलन प्रयोजन है कौन? तो वह आकलन प्रयोजन है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्ष को जांचना, शिक्षार्थियों के प्रगति को अभिलेखित करना और स्व आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना। ABC ये तीन ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों के आकलन का प्रयोजन है ये तीन, बाकी D आपका प्रयोजन नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बस दो क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। यदि सीखने वालों में सीखने की या का अभाव होता तो सीखना कठिन हो जाता।
यदि सीखने वालों में सीखने का अभाव होगा तो सीखना कठिन होगा। अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति या ये सभी। यदि सीखने वालों में सीखने का किसका अभाव होगा? सीखने का। यदि सीखने वाले में सीखने का किसका भाव होगा? अभिप्रेरणा का, तत्परता का, अभिवृत्ति का, ये सभी का। तो दोस्तों यदि सीखने वाले में सीखने की अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन आपको फर्स्ट में लगाना है। फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है और ना ही इनकी मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा? वृद्धि के फलस्वरूप, विकास के फलस्वरूप, व्यक्तित्व के फलस्वरूप या समायोजन के फलस्वरूप। तो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? विकास। जी हाँ दोस्तों, विकास। विकास के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है और ना इनकी मापन किया जा सकता है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? एक बार दिल से कमेंट करके फीडबैक करके बता दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी? बेहतरीन लगी? समझ में आया प्रश्न? एक बार सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं को एक बार दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने शिक्षा जगत के चैनल, यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं। आप लोग बोलेंगे इतना एनर्जी फुल सर कैसे हैं? तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं और अपने से जुड़े हुए सभी साथी बंधुओं, शिक्षक बंधुओं को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि हर सपने को अपने सांसों में जमा लो, रख लो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है प्यारे मेरे मित्रों, शिक्षकों, हर जीत आपकी है। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जमा के रखो कि हमें प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है एक सरकारी सीट शिक्षक की, जो हमने बचपन से, जो हमारा सपना है, हमारे परिवार का सपना है, हमारे दोस्तों का सपना है, वो जरूर पूरा होगा। केवल आप एक प्लेटफार्म है दोस्तों, मैं एक माध्यम हूँ और ये चैनल आपके शिक्षा जगत का चैनल है, केवल एक माध्यम है दोस्तों। बाकी सारी मेहनत, सारी कायनात आपकी है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश हो, आपका परिवार खुश हो। और ये एक शिक्षा जगत का चैनल है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों।